के साथ आस्था कौशिक। कहा दर्दनाक हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए। पूरी खबर आपको दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कैसी है उद्घाटन से पहले की तैयारियां। आंध्र प्रदेश में भयानक हादसा सामने आया, जहां यात्रियों से भरी बस और रेत से लदे डंपर की टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भयंकर था कि 13 लोग जिंदा झुलस गए। घायलों में कईयों की हालत नाजुक बनी है। ये रिपोर्ट देखिए। आंध्र प्रदेश में भीषण हादसा, डंपर और बस की जोरदार टक्कर, 13 यात्री जिंदा जल गए। आंध्र प्रदेश के मुकारमपुर का रूह कपा देने वाला ये मंजर, जहां एक बस और डंपर के बीच भीषण टक्कर के बाद चीख पुकार मच गई। बस और डंपर दोनों आग के गोले में तब्दील हो गए। दूर दूर तक धुएं का गुबार फैल गया। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त हुआ जब बस जगत्याल से विंजामूर की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उसकी टक्कर सामने से आ रहे डंपर से हो गई, जिससे किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। 13 यात्री तो जिंदा झुलस गए। कुछ लोगों ने बस से कूदकर जान बचाई। आग फैलने की वजह से बस की पीछे की सीट पर बैठे लोग फंस गए। जैसे ही हादसे के बारे में पता चला, वैसे ही आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे। चीख पुकार सुनकर लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन आग की लपटें दूर दूर तक इस कदर फैली हुई थी कि बचाव कार्य में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि डंपर रेत से लदा हुआ था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि डंपर सड़क पर पलट गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। यात्रियों को बस से बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घायल यात्रियों को तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई यात्रियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे में डंपर का चालक भी बुरी तरह घायल हो गया है। बस में करीब 35 यात्री सवार थे। वहीं पीओमे ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख तो वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बांग्लादेश में दर्दनाक हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस नदी में गिर गई। 23 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कई लोग लापता बताए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में भयंकर हादसा, देखते ही देखते नदी में गिरी बस। जान माल का भारी नुकसान। ये खौफनाक मंजर देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बांग्लादेश से ये दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां राजावाड़ी इलाके में बस ढाका की तरफ जा रही थी, लेकिन अचानक ड्राइवर ने बस से नियंत्रण खो दिया। बस फेरी में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बस झूलती हुई गहरी पद्मा नदी में जा समाई, जिससे मौके पर कोहराम मच गया। कई लोग घटनास्थल पर मौजूद थे, जिनके सामने ये हादसा हुआ। वहीं किसी ने इस भयानक मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया। बस के हादसे के शिकार होने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। 23 से ज्यादा लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और कुछ अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। राजावाड़ी से ढाका जा रही इस बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे। दुर्घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे दौलतिया फेरी टर्मिनल नंबर 3 के सामने हुई। बस फेरी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तभी ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। बांग्लादेश में गाड़ियों को नदी पार कराने के लिए फेरी का इस्तेमाल होता है। ये एक बड़ी नाव या जहाज जैसा होता है। कहा जा रहा है कि बस में सवार ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ ईद मनाकर वापस लौट रहे थे, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही ये पूरी खबर सामने आ गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन थोड़ी ही देर में अंधेरा होने से रेस्क्यू के काम में दिक्कत आने लगी। 11 लोग तो किसी तरह अपनी जान बचाकर सुरक्षित बाहर आ गए थे। रात में करीब 11:15 बजे बस का कुछ हिस्सा दिखाई दिया, जिसके कुछ देर बाद क्रेन की मदद से पूरी बस को बाहर निकाला गया। रात होने की वजह से बचाव कार्य रोक दिया गया।
सुबह फिर शुरू हो गया। फायर सर्विस, नेवी, पुलिस और दूसरी टीमों के साथ मिलकर बचाव अभियान चलाया गया। चश्मदीदों के मुताबिक नदी का बहाव तेज होने की वजह से काफी दिक्कतें सामने आईं। हादसे में बाल बचे एक यात्री ने बताया कि वो तैरकर किनारे तक पहुंच गया, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा पानी में डूब गए। मृतकों में ज्यादातर लोगों की पहचान कर ली गई है, जिनमें महिलाएं और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बरेली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अंडे ने घर में कलह करवा दी। इस कलह में घर की महिला ने जहर खा लिया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अंडे को लेकर घर में कलह, घर में झगड़ा, महिला ने खाया जहर। अस्पताल में चल रहा इलाज। अस्पताल के बेड पर महिला का इलाज चल रहा है। उसका पति उसकी देखभाल में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि महिला ने जहर खा लिया था और अगर थोड़ी और देर होती तो उसकी जान पर बन सकती थी, लेकिन समय पर डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया और अब वो खतरे से बाहर है। घर गृहस्थी में नोक-झोंक हो सकती है, लेकिन कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती है कि मामला गंभीर हो जाता है। बरेली के बामियाना गांव में असलम का परिवार रहता है। असलम और महजबीन ने लव मैरिज की थी। शादी के शुरुआती दिन बढ़िया इससे बीते, लेकिन धीरे धीरे रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। आरोप है कि महजबीन अपने घर में अंडा बनाकर खा लेती थी और ससुराल वालों को नहीं पूछती थी। इसी बात को लेकर पहले घर में कहासुनी हुई और फिर बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। दावा है कि झगड़े के बाद महजबीन ने गुस्से में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। घर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में असलम अपनी पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने तुरंत उसकी पत्नी का इलाज शुरू किया। और कुछ ना बता दे, एक बार में ले आऊँ, अंडा ही ले सुबह जाएगा। मैं अंडा ले आया, अब एक अंडा मांगे दो बार आए तो फिर दो अंडे ले आ रहा हूँ, 3-4 मतलब भाई सब सब्जी बना ली तो अभी हो जाएगी, सुबह हो जाएगी। तो इतने ही मुझे उल्टी सीधी मतलब बोलने लगी और हाथ चलाने लगी। क्योंकि अब से पहले ये हाथ पाए चलाती है मुंह की, तो फिलहाल से बहुत उल्टा सीधा बोलती है। हर किसी मुझे ना मेरे घर में परिवार में जितने भी सबको एक तरफ से गाली देती है। बात इतनी बिगड़ जाएगी कि घर के किसी सदस्य ने नहीं सोचा था। अब असलम अपनी पत्नी की देखभाल करने में जुटा हुआ है। वहीं असलम की सास ने उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो पहले लड़ाई होती थी? लड़ाई तो इनकी शुरू से हो रही है। क्या कारण लड़ाई करते हो? अरे ये लेन देन के पीछे करते हैं, पता अपने आपस में ऐसी कोई बात कहते हैं तभी झगड़ा करते हैं। हमें तो कोई बात का पता ही ना लगा। रात मारा तो बहुत है ना, मारा तो है। बरेली की घटना सोचने पर मजबूर करती है। क्या घर के छोटे छोटे विवाद रिश्तों पर ऐसी चोट करते हैं जिससे बात जहर तक पहुंच जाए? बरेली से रामविलास सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हापुड़ के घर में 25 मार्च को शादी तय हुई थी। शादी के मौके पर ज्यादा गैस सिलेंडर्स की डिमांड थी, जिसकी वजह से आपूर्ति होने में समय लग रहा था। इसके बाद परिवार ने शादी को टाल दिया। ईरान और इजराइल के युद्ध के चलते तेल और गैस की सप्लाई धीरे धीरे हो रही है, जिससे भारत भी प्रभावित हुआ है। गैस बुक करने के बाद लोगों को थोड़ा इंतजार भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं कहीं पर डिलीवरी में समय भी लग रहा है। शादी वाले घरों में सिलेंडर की डिमांड ज्यादा होती है। ऐसे वक्त में सिलेंडर की मांग पूरा करना भी आसान नहीं है, जिससे शादियों पर भी असर पड़ रहा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के बदनौली गांव में एक घर की खुशियों पर ब्रेक लग गया। लड़की की शादी 25 मार्च को तय की गई थी। घर में शादी के लिए ज्यादा गैस सिलेंडर की जरूरत थी, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाई, जिससे परिवार ने शादी को टाल दिया। परिवार के सदस्य परेशान हो गए। इसके बाद परिजन जिला पूर्ति अधिकारी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की गुहार लगाई। जिला पूर्ति अधिकारी ने उन्हें सिलेंडर मिलने का आश्वासन दिया है। ये प्रकरण अभी बस मेरे संज्ञान में आया है और हमने इसमें पूरी तीव्रता के साथ में उनको प्रायोरिटी बेसिस पर सिलेंडर प्राप्त कराने के लिए निर्देशित कर दिया है और उनको आज शाम तक का उनको सिलेंडर प्राप्त हो जाएंगे। और बाकी जो सिलेंडर हैं, क्योंकि उनकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा थी, तो बाकी जो सिलेंडर है वो कल सुबह तक उनको प्राप्त करा दिए जाएंगे। मैडम जी के पास हम अर्जी लेके आए थे, तो हमारी पूरी हुई है। मैडम जी ने ये बोला है कि तुम्हारी शादी में सिलेंडर मिल जाएंगे और उन्होंने बोला है कि कल मॉर्निंग तक वो सिलेंडर मिल जाएंगे। मैडम जी का बड़े आभारी है जो उन्होंने हमें सिलेंडर दिलवाए। उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट सुनी है। किसकी शादी थी? मेरी बहन की थी, जो गांव बदनौली में
लटों की मंडलियों में, जो आज 25 तारीख की शादी थी और 28 तारीख को बढ़ाई गई। इसके अलावा हापुड़ में भी और भी कई शादियां हैं जिनका वक्त बेहद नजदीक आ रहा है। प्रशासन भरोसा दे रहा है किसी भी परिवार को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। उनके लिए किस तरह की व्यवस्था की गई? देखिए, इस तरीके की परिस्थितियों से निपटने के लिए हम लोगों ने सभी जितनी भी शादी वाले घरों में जितने भी सिलेंडरों की आवश्यकता है, हमने उन सभी से डिमांड मांग ली है। क्योंकि किसी के घरों में 13 तारीख को शादी है, किसी में 7 अप्रैल को शादी है। इस तरीके से एडवांस में हम डिमांड ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको हम सुचारू रूप से उसकी पूर्ति करा रहे हैं। आश्वासन मिलने के बाद अब परिवार फिर से शादी की तैयारियों में जुट गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि गैस सिलेंडर मिलने से शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। हापुड़ से विपिन गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हल्द्वानी के एक मैकेनिक ने अनोखा प्रयोग किया है। बाइक रिपेयरिंग के दौरान निकालने वाले बेकार मोबिल तेल से जलने वाला एक चूल्हा तैयार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी में एक शख्स ने जुगाड़ तकनीक का इस्तेमाल करके चूल्हा बनाया। उसका ये अनोखा प्रयोग काफी चर्चा में है। मैकेनिक का काम करने वाले शिव ने खराब मोबिल ऑयल पर चलने वाला चूल्हा तैयार किया है, जिसे आमतौर पर फेंक दिया जाता है। उसका दावा है कि काफी कम खर्च में घर का खाना बन सकता है। शिव ने बाइक रिपेयरिंग के दौरान निकलने वाले बेकार मोबिल तेल से जलने वाला ये चूल्हा बनाया। ये चूल्हा काफी समय पहले इस्तेमाल किए जाने वाले केरोसिन स्टोव की तरह काम करता है। उसका दावा है कि ये चूल्हा 1 घंटे में करीब 100 मिलीलीटर तेल में चलता है। शिव के मुताबिक अब इस चूल्हे की डिमांड भी उसे मिल रही है, जिससे उसने चूल्हा बनाकर बेचना भी शुरू कर दिया है। सर्विस सेंटर से ये तेल 30 से 35 रुपए प्रति लीटर मिल सकता है, जिससे इसका इस्तेमाल करने से खर्च भी कम आता है। शिव का कहना है कि मोबिल ऑयल को गर्म करके भाप की तरह जलाया जाता है। इससे मोटर के जरिए लगातार हवा दी जाती है, जिससे आग बराबर और सही तरीके से जलती रहती है। मैंने कुछ ऐसा सोचा कि अब लकड़ी का हम जैसे कहीं बिल्डिंग में रहते हैं, कहीं रहते हैं तो वहाँ पर धुआं होता है, लकड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते वहाँ पर। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि जिससे धुआं भी ना हो और केरोसिन स्टोव जैसा इस्तेमाल किया जाए उसको। तो फिर मेरा यहाँ बाइक रिपेयर का काम करता हूँ, तो यहाँ पर पुराना वेस्ट ऑयल निकलता है इंजन से सर्विस के बाद में, तो वो बस बहुत ही सस्ता होता है, एकदम से 30-35 लीटर के हिसाब से जाता है वो। तो मैं सोचा इसी को क्यों ना जलाने का इस्तेमाल किया है, और इसमें मैं सोचा धुआं भी बहुत होगा, लेकिन धुआं नहीं होता है इसमें। हमने इसमें हवा की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दिया है। शिव का दावा है कि चूल्हा बनाने में 1000 से 1200 रुपए का खर्च आता है, जो गैस चूल्हे और इंडक्शन से सस्ता पड़ता है। फिलहाल हल्द्वानी में ये काफी चर्चा में है। देसी तकनीक को देखने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अट्ठाईस मार्च यानी शनिवार से यूपी को नई उड़ान मिलने जा रही है, क्योंकि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ पीएम मोदी विशाल जनसभा भी करेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काउंटडाउन शुरू। ग्लोबल लेन में यूपी की उड़ान। मार्च को पीएम मोदी करेंगे शुभारंभ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब उद्घाटन के लिए पूरी तरह से तैयार है। 28 मार्च यानी कुछ ही घंटों के बाद देश को एक और बड़ा इंटरनेशनल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने जा रहा है, जो यूपी का नया पावर हाउस बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। 28 मार्च को पीएम मोदी दोपहर 12 बजे एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। एयरपोर्ट में 3900 मीटर लंबा रनवे है। एडवांस्ड लाइटिंग सिस्टम की मदद से यहां साल भर 24 घंटे सुरक्षित उड़ान का संचालन संभव होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचकर सभा स्थल की तैयारियों को परख रहे हैं। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ ही पीएम मोदी विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा है। एयरपोर्ट छावनी में बदलने वाला है। एसपीजी और केंद्रीय एजेंसियां यहां पहुंच चुकी हैं। कार्यक्रम स्थल पर पंडाल लगाए जा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। मुख्य सुरक्षा पंडाल के आसपास एसपीजी और एनएसजी कमांडो तैनात रहेंगे। आसपास के भवनों पर स्नाइपर, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे।
आप देखिए ठीक कैमरे की तस्वीर से ये जेवर इंटरनेशनल का फेज 1 बनकर तैयार हो गया है और 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करने वाले हैं। और इसी के बगल में 3 पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें एक मुख्य पंडाल होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं से जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अगल बगल के जो पंडाल होंगे उसमें कार्यकर्ता समेत किसान भी मौजूद रहेंगे। ये वो किसान होंगे जिनकी भूमि जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई है। वहीं जेवर एयरपोर्ट वर्तमान समय में छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की कमान एसपीजी ने संभाल ली है। वहीं कई केंद्रीय एजेंसियों ने भी जेवर एयरपोर्ट पर अपना डेरा जमा दिया है। बिना वैध पास के पंडाल में जाने पर रोक होगी। इसके अलावा बिजली पानी की व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। एयरपोर्ट के आसपास 8 जगह पार्किंग की सुविधा होगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की 4 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था होगी। पहली लेयर में एसपीजी और एनएसजी कमांडो तैनात रहेंगे। इसके बाद अर्धसैनिक बलों की तैनाती रहेगी। केंद्रीय एजेंसियों के कर्मचारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं अंतिम लेयर में पुलिस और पीएसी तैनात रहेगी, यानी कि फुल प्रूफ व्यवस्था है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर 3 पंडाल बनाए गए हैं। मुख्य पंडाल भगवा कलर का होगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित इस प्रोजेक्ट में फेज 1 के करीब 11,200 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। शुरुआती चरण में एयरपोर्ट की यात्री क्षमता 1 करोड़ 20 लाख पैसेंजर प्रति वर्ष रखी गई है, जिसे आगे चलकर हर साल 7 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने की दिशा में काम होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित किया गया है। यूपी के विकास को उड़ान देने के अलावा ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी, अर्थव्यवस्था और भारत के एविएशन नेटवर्क को नई दिशा देने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अप्रैल से शुरू हो रहे केदारनाथ धाम और 4 धाम यात्रा की व्यापक तैयारियां चल रही हैं। सरकार का मुख्य फोकस यात्रा रूट को सुगम और सुरक्षित करना है और उसके लिए शासन और प्रशासन स्तर से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। एक रिपोर्ट। केदारनाथ यात्रा रूट पर अभी भी बहुत जगहों पर मार्ग को ठीक किया जाना बाकी है, जिसमें बड़ी समस्या स्लाइडिंग जोन और जाम की है। रुद्रप्रयाग के जिला प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि सरकार पूरी तरह से लगी है। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। वहीं केदारनाथ की विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि केदारनाथ यात्रा में सड़क और पैदल मार्ग पर जहां भी दिक्कत है उसे दुरुस्त किया जा रहा है। देखिए, आज मेरी बैठक भी है, उसकी समीक्षा बैठकें हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार उसके लिए बैठकें कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि जितने भी यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि हर साल एक पैटर्न देखने को मिला है कि यात्री जो है वो बढ़ रहे हैं और यहाँ पे श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं और उनकी यात्रा सुगम हो और लोगों का रोज़गार अच्छे से चल सके। बहुत बड़ी रोज़गार का भी एक ज़रिया है बाबा केदार की यात्रा। देखिए, यात्रा सुगम और सरल हो, उसके लिए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कहीं पर अतिक्रमण का मामला भी आ रहा है, लेकिन यात्रा में जिस तरह की परेशानियां होती हैं उस हिसाब से हमको यात्रा को सुचारू और सरल बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, विभाग भी कर रहा है। केदारनाथ धाम के साथ ही 4 धाम यात्रा की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। सरकार ने भी दावा किया है कि यात्रा शुरू होने से पहले सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी। उम्मीद है कि यात्रा के शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी हो जाएंगी और श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा का सुखद अनुभव मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए रुद्रप्रयाग से संदीप प्रसाद की रिपोर्ट। अयोध्या में इस बार रामनवमी का पर्व बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने बताया कि चैत्र मास की नवमी पर राम मंदिर परिसर में भगवान रामलला का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा और इस बार नवमी तिथि के साथ पुनर्वसु नक्षत्र का दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोपहर ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें सीधा रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। करीब 4 मिनट तक सूर्य तिलक का दिव्य नजारा दिखाई देगा। इस विशेष क्षण को साकार करने के लिए वैज्ञानिकों की टीम भी अयोध्या पहुंच चुकी है और तैयारियों में जुटी है।
रामनवमी है तो भगवान राम का जन्मोत्सव, और अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला को सूर्य देवता भुवन भास्कर दोपहर 12 बजे अपनी किरणों से राम के ललाट पर तिलक लगाएंगी 4 मिनट के लिए। इस कार्य से संबंधित सभी वैज्ञानिक अयोध्या आ चुके हैं। हरदोई के हरपालपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। पूरा मामला ककरा गांव के पास का है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दिया, और ये इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दंपति और उसका एक मासूम बेटी सड़क पर गिरकर उसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद ड्राइवर भाग गया। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। खबर पीलीभीत से, जहां बिजली डिवीजन कार्यालय में खड़ी एक प्राइवेट वैन में बिजली चोरी का मामला सामने आया। आरोप है कि वैन में लंबे समय से कटिया डालकर अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था, जबकि उसी दौरान अधिकारी कार्यालय की बैठक में व्यस्त थे और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामले का खुलासा तब हुआ जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं मीडिया के सवालों पर अधीक्षण अभियंता भविष्य कुमार जवाब देने से बचते नजर आए, जबकि अधिशासी अभियंता हरेंद्र सिंह ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। अवगत कराया है कि हमारे वैन जो है, जो हमारे यहाँ बिजली बिल जमा कर रहे हैं CSC, तो उनकी केबल पड़ी हुई थी। इस तरह की वीडियो ग्रुप्स में आई है ना। हमारे जूनियर इंजीनियर जब वहाँ देखने गए तो उनको वो केबल नहीं मिली उस मोमेंट पे, और जो वीडियो है उसमें भी जो हमारी वो रहती है ना लोकेशन आजकल है ना, और वो नहीं है, जिस वजह से अभी हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, लेकिन हम इस पर विधिवत जांच करा के प्रॉपर कार्रवाई। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी। SI और ASI के 912 पदों के लिए रिजल्ट जारी। बोर्ड की वेबसाइट upbpb.gov.in पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। 2 नवंबर 2025 को लिखित परीक्षा हुई थी, जिसका रिजल्ट आ गया है। SI और ASI के लिए 912 पदों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया गया है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।